अभ्यास ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं अभ्यास का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आज के इस वीडियो में हम व्यवहारिक व्याकरण के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। जैसा कि 10वीं कक्षा हमारी बोर्ड की परीक्षा है और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में हम लगे हुए हैं। इस सत्र के लिए, इस सेशन के लिए हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें अभ्यास करना है। जो विद्यार्थी जितना अच्छे तरीके से अपने समय का प्रबंधन करेगा, अपने अभ्यास के ऊपर ध्यान देगा, वह विद्यार्थी उतने ही अच्छे अंक प्राप्त करने वाला है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम व्यवहारिक व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। मॉडल टेस्ट पेपर में आए महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी अच्छे से जानते हैं व्यवहारिक व्याकरण में कुल हमारे 4 टॉपिक हैं, 4 प्रकरण हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिससे हमारे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। वाच्य से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पद परिचय से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। रस से भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और साथ ही इस साल परीक्षा का जो पैटर्न बदल दिया गया है उससे भी आप भली भांति परिचित हैं। आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। आइए अभ्यास करते हैं। जैसा कि ये पहले के मॉडल टेस्ट पेपर हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है, लेकिन ये हमारे टॉपिक से संबंधित हैं और टॉपिक हमारे ऐसे के ऐसे इस बार भी परीक्षा में आने वाले हैं, तो उन्हीं का हम अभ्यास करने वाले हैं। इस बार भी व्यवहारिक व्याकरण के कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 अंक के लिए हमारा ये खंड रहने वाला है। बस परिवर्तन कहाँ पर आया है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। ये पहले का पैटर्न है। मैं बार बार यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पहले के हमारे मॉडल टेस्ट पेपर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जो टॉपिक है वो सेम है, तो इसी बहाने हमारा अभ्यास हो रहा है। प्रश्न संख्या 2, निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। ये हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद से प्रश्न है। सबसे पहला वाक्य आपको दिया गया है, सूरज ढलने पर अंधेरा हो गया, और संकेत आपको दिया गया है संयुक्त वाक्य में बदलिए। आप सभी जानते हैं संयुक्त वाक्य में हमारे 2 उपवाक्य होते हैं। दोनों उपवाक्यों को हम समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वाक्य दिया गया है, सूरज ढलने पर अंधेरा हो गया, ये हमारा साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। और इस वाक्य में 2 बातें कही गई हैं, एक तो सूरज का ढलना और फिर अंधेरा होना। इन दोनों बातों की सहायता से हम 2 उपवाक्य बना सकते हैं और फिर उनको हम समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जोड़कर इसका परिवर्तन हम संयुक्त वाक्य में कर सकते हैं। सूरज ढल गया और अंधेरा हो गया, इस तरीके से हम इसको संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है, तो ये कुछ पहले के विपरीत ही दिया गया है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, ये एक उपवाक्य है, और की सहायता से हमने इसे जोड़ा है। ट्रेन चल पड़ी, ये हमारा दूसरा उपवाक्य है। इस वाक्य को हमें सरल वाक्य में बदलना है, तो यानी कि समुच्चय बोधक शब्द को हम हटा देंगे और दोनों उपवाक्यों को मिलाकर एक ही वाक्य में अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। गार्ड के हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन चल पड़ी, या फिर गार्ड के हरी झंडी दिखाने पर ट्रेन चल पड़ी। इस प्रकार से दोनों उपवाक्यों की बातों को हम एक ही वाक्य में दिखा देंगे और ये हमारा सरल वाक्य बन जाएगा। आइए अगला वाक्य देखते हैं, जो काम मुझे नहीं आता मैं उसे नहीं कर सकती। वाक्य का भेद लिखिए। यहाँ पर आपको परिवर्तन नहीं करना, बल्कि आपको पहचान करनी है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। जो काम मुझे नहीं आता मैं उसे नहीं कर सकती, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। यहाँ 2 उपवाक्य हैं, मैं उसे नहीं कर सकती ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, जो काम मुझे नहीं आता ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। अगला हमारा वाक्य है, हम लोग तब मंदिर पहुंचे जब पूजा समाप्त हो चुकी थी। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। आप सभी जानते हैं मिश्र वाक्य में एक हमारा प्रधान उपवाक्य होता है, एक हमारा आश्रित उपवाक्य होता है, और जो आश्रित उपवाक्य होता है उसके भी 3 मुख्य रूप से भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर आपको रेखांकित जो उपवाक्य है उसका भेद बताना है। जब पूजा समाप्त हो चुकी थी, इसका भेद आपको बताना है, क्या ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्यों है, हम लोग तब मंदिर पहुंचे। पहुंचना जो क्रिया है उसकी विशेषता है कि जब पूजा समाप्त हो चुकी थी,
तो पहुंचने की जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि हम तब पहुंचे जब पूजा समाप्त हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। सबसे पहला वाक्य आपको दिया गया है, रोगी दवाई नहीं खा रहा। आपने परिवर्तन करना है कर्म वाच्य में। सबसे पहले तो दिया गया वाक्य हमारा कौन से प्रकार का वाच्य है? कर्तृवाच्य। और इसको हमें कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है तो हम कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाते हैं और फिर यथासंभव क्रिया में परिवर्तन करते हैं। रोगी से या रोगी के द्वारा दवाई नहीं खाई जा रही। जैसा हमारा काल होता है वाक्य का, काल में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नहीं खा रहा यानी क्रिया जारी है, तो उसी तरीके से हम क्रिया में परिवर्तन करेंगे। रोगी से या रोगी के द्वारा दवाई नहीं खाई जा रही। दूसरा वाक्य है, रमा नहीं दौड़ती। ये भी हमारा कर्तृवाच्य है और इसको हमें परिवर्तन करना है भाववाच्य में। तो बिल्कुल वैसे ही कर्ता के साथ से या के द्वारा लगेगा और क्रिया में यथासंभव हम परिवर्तन करते हैं। रमा नहीं दौड़ती, रमा से या रमा के द्वारा, से या के द्वारा में आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। रमा से नहीं दौड़ा जाता। दिया गया वाक्य नकारात्मक है तो हमें परिवर्तन के बाद भी उसको नकारात्मक ही रखना है। काल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना और ना ही वाक्य के प्रकार में हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना होता है। अगला हमारा वाक्य है, आइए खाना खाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर कर्ता हमारा उपस्थित नहीं है। आइए खाना खाया जाए, कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है और कर्ता यहाँ पर है ही नहीं। आइए खाना खाएं, इसका परिवर्तन हो जाएगा आइए खाना खाया जाए। तो कर्तृवाच्य में क्या परिवर्तन होगा? आइए खाना खाएं। क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि कर्ता यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अगला हमारा वाक्य है, मुझसे इस कमरे में सोया नहीं गया। कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है और ये हमारा दिया गया है भाववाच्य। हमें इसका कर्तृवाच्य परिवर्तन करना है, यानी कि हमें कर्ता से और के द्वारा को हटा देना है और क्रिया का परिवर्तन हम यथासंभव पहले की स्थिति में ले आएंगे। मुझसे में से हटा देंगे, यानी मैं इस कमरे में सोया नहीं, या फिर मैं इस कमरे में नहीं सोया। नहीं को हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों का अर्थ हमारा सेम ही रहता है। मुझसे इस कमरे में सोया नहीं गया, मैं इस कमरे में सोया नहीं, या फिर मैं इस कमरे में नहीं सोया, दोनों ही सही होंगे। आइए अगला वाक्य देखते हैं। अब वे लोग यहाँ नहीं रहते, कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है। अब वे लोग यहाँ नहीं रहते, यानी ये हमारा कर्तृवाच्य है। और किस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे? अब उन लोगों द्वारा या उन लोगों से यहाँ नहीं रहा जाता। इस वाक्य में कर्ता वे लोग हैं, तो जब से और के द्वारा लगाएंगे तो उन लोगों द्वारा या उन लोगों से यहाँ नहीं रहा जाता, इस तरह का परिवर्तन होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि पद परिचय से संबंधित है। सबसे पहला वाक्य है, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। और इस वाक्य में बच्चा जो हमारा पद है, जो शब्द होता है स्वतंत्र रूप से, जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द हमारा पद बन जाता है। तो बच्चा के नीचे रेखांकित किया गया है, इसी का हमें पद परिचय देना है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चा क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। आप सभी जानते हैं बच्चा हमारा संज्ञा है और कौन से प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। यानी पहला पद परिचय में क्या लिखेंगे? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गई हमारी। उसके बाद एक वचन, बहुवचन की बात करते हैं। वचन क्या है? तो बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, एक बच्चे की बात की जा रही है, एक वचन है। लिंग क्या है यहाँ पर? बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, तो यानी कि यहाँ पर लिंग क्या है? पुल्लिंग है। अगर बच्ची दौड़कर मेरे पास आई होती तो हम क्या लिखते वहाँ? स्त्रीलिंग। बच्चा यहाँ कर्ता कारक है और दौड़ना क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार से बच्चा पद का हम पद परिचय दे सकते हैं। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। कुछ लोग नहीं आए, यहाँ पर कुछ के नीचे रेखांकित किया गया है, इसी का हमें पद परिचय देना है। सबसे पहले पहचान करनी है कुछ हमारा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो कुछ की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा विशेषण है, ये सर्वनाम तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लोगों की विशेषता बताई जा रही है, कुछ लोगों की बात की जा रही है। तो ये हमारा विशेषण है और लोग कितने हैं इसके बारे में भी हमें नहीं पता, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। संख्या की बात की जा रही है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण का काम कर रहा है। लिंग की बात करें तो ये हमारा पुल्लिंग है, कुछ लोग नहीं आए। उसके बाद एक वचन या बहुवचन की बात करें तो लोगों की बात की जा रही है, यानी बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो ये बहुवचन है और साथ में लोग इसका विशेष्य है। कुछ लोग,
लोगों की विशेषता है कि कुछ ही लोगों की हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए लोग विशेष्य की संख्या बताने का कार्य किया जा रहा है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। बच्चा पतंग उड़ा रहा है। इस बार रेखांकित पद क्या है? उड़ा रहा है। इन सभी पदों को रेखांकित किया गया है। देखते हैं ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। उड़ा रहा है तो ये हमारी क्रिया है, और क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है। बच्चा पतंग को उड़ा रहा है। पतंग यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहा है, इसलिए उड़ा रहा है क्या है? सकर्मक क्रिया है। अगर काल की बात करें तो वर्तमान काल में क्रिया पूरी हो रही है तो वर्तमान काल है। और पूरे वाक्य को देखने के बाद हम कह सकते हैं बच्चा पतंग उड़ा रहा है। ये हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है। तो क्रिया का प्रयोग क्या है? कर्तृ प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम उड़ा रहा है क्रिया का पद परिचय दे सकते हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं। तुम धीरे धीरे क्यों चल रही हो? धीरे धीरे के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी धीरे धीरे का पद परिचय हमें देना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये इतना महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले हमें धीरे धीरे की पहचान करनी है। क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या फिर क्या है? अगर धीरे धीरे की बात करें तो ये अव्यय शब्द है, यानी कि ये अविकारी पद है, और अविकारी पद में भी ये हमारा क्या है? क्रिया विशेषण। चलना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चला जा रहा है? धीरे धीरे। किस तरीके से चला जा रहा है? धीरे धीरे। तो ये क्रिया विशेषण है सबसे पहले, और क्रिया विशेषण में भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और क्रिया हमारी क्या है यहाँ पर? चलना। तो चलना क्रिया की रीति के बारे में बताया गया है, चलना क्रिया की विशेषता के बारे में बताया गया है। इस तरह से हम धीरे धीरे पद का पद परिचय दे सकते हैं। क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चलना क्रिया की रीति और विशेषता के बारे में बताया गया है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। बच्चे ने रंगीन खिलौने पसंद किए। रंगीन के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी रंगीन पद का हमें पद परिचय देना है। सबसे पहले रंगीन पद को पहचानते हैं। क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है? तो ये हमारा विशेषण पद है। खिलौने की विशेषता बताई जा रही है कि खिलौने कैसे हैं? रंगीन है। और कौन सी विशेषता बताई जा रही है? उनके गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अगर हम बातचीत करें वचन की तो कितने खिलौने हैं? बहुत सारे खिलौनों की बात की गई है तो बहुवचन है। और साथ में लिंग की बात करें तो खिलौने जो हैं वो हमारे पुल्लिंग होते हैं। तो रंगीन पद भी हमारा क्या होगा? पुल्लिंग। और रंगीन विशेषण का विशेष्य क्या है? खिलौने। किसकी विशेषता बताई जा रही है? खिलौनों की विशेषता बताई जा रही है। तो खिलौने रंगीन विशेषण का विशेष्य है। इस तरीके से हम रंगीन पद का पद परिचय दे सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारे रस से संबंधित है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क भाग में आपसे पूछा गया है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। आप सभी को सभी रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि बार बार परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार बहु विकल्प में दे दिए जाएंगे। आपको एक रस का नाम दे दिया जाएगा, उसके 4 स्थायी भाव आपको दिए जाएंगे और आपको सही स्थायी भाव पहचान करके अपने उत्तर में लिखना है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्रोध के भाव के कारण हमारे मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तो क्रोध के कारण उत्पत्ति होती है, तो स्थायी भाव क्या है? क्रोध। संतान के प्रति प्रेम कौन सा रस कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं वात्सल्य का जो भाव होता है, वात्सल्य जो रस होता है वो संतान के प्रति प्रेम भाव से उत्पन्न होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है विभत्स रस का एक उदाहरण लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार आपको इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे प्रश्न, क्योंकि 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न को आप खुद कर सकते हैं। विभत्स रस क्या होता है? जब हमारे मन में जुगुप्सा या घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। तो हर किसी रस के एक एक उदाहरण या बहुत सारे उदाहरणों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इस बार आपसे उदाहरण लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा। आपको 4 उदाहरण दिए जाएंगे और उसमें से सही उदाहरण की आपको पहचान करनी है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? आपको एक उदाहरण दिया गया है और आपको रस की पहचान करनी है कि इस उदाहरण में कौन सा रस है। एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे चपलता के इस विकम्पित पुलक से, दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है, इसीलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का मूल भाव, स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो इस प्रकार से आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। चारों में अलग अलग रस का नाम लिखा जाएगा। आपको सही रस की पहचान करनी है। दिए गए उदाहरण में क्या है? श्रृंगार रस। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। आप सभी जानते हैं विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव और अधिक जागृत होता है उसे हम विभाव कहते हैं।
विभाव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसलिए विभाव के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं विभाव कितने प्रकार के होते हैं। और इस बार बहुविकल्प में आपको दे दिया जाएगा 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं। तो विभाव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर में आए कुल व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्नों के ऊपर चर्चा की है। कुल हमारे 16 अंक के लिए व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न आने वाले हैं। 4 हमारे मुख्य प्रकरण हैं, 4 हमारे मुख्य टॉपिक हैं और उन्हीं सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी श्रृंखला को हम आगे भी जारी रखेंगे। महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर में आए हुए व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्नों को हम बार बार अभ्यास करेंगे, ताकि व्याकरण के 16 अंक हम पक्के कर सके, परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। एक ही वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और देखने में भी फिर बोरिंग लगता है, आप लोग देख भी नहीं पाते हैं। इसीलिए अगले वीडियो में एक और नए मॉडल टेस्ट पेपर के सिर्फ व्यवहारिक व्याकरणों के प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे, उतना ही आपकी पढ़ाई, आपका अभ्यास आपको आसान लगेगा। जितना आप तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, उतना ही हमारा पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अच्छे से जितना भी आपने पाठ्यक्रम पढ़ा है उसका अभ्यास करते रहिए। और जितने अच्छे तरीके से आप अभ्यास करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप अपना रिवीजन पूरा करेंगे, उतने ही अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।